सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का अर्थशास्त्र अध्ययन के इस प्रकरण में स्वागत है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण यानी कि विनयाधिकारिक की, जिसमें अभी तक हमने 13 प्रकरणों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 14वें प्रकरण को देखेंगे, जो कि इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राजप्रणिधि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शास्त्र के पहले अधिकरण का नाम है विनयाधिकारिक, जिसके 14वें प्रकरण और 18वें अध्याय का नाम है राजप्रणिधि, यानी कि राजा कार्यों की सीमाएं या राजा के प्रबंध एवं कर्तव्य। राजा को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसका पूरे दिन की दिनचर्या को कैसे उसको विभक्त करना है, पहले करने के कार्य क्या हैं, बाद में करने के कार्य क्या हैं, किसमें राजा का हित है, यह सभी बातें इस प्रकरण में कौटिल्य द्वारा रखी गई है। तो चलिए देखते हैं। राजानम उत्तिष्ठमानम अनुत्तिष्ठन्ते भृत्याः, यानी कि राजा के उन्नतिशील होने पर उसका संपूर्ण जो भृत्य वर्ग है, भृत्य वर्ग से यानी कि जो उसके कर्मचारी जन है, जैसे अमात्य, पुरोहित इत्यादि, वह सभी भी उन्नतिशील हो जाएंगे। तो यदि राजा स्वयं सोच विचार करके कार्य करता है और वह स्वयं उच्च कोटि का है, उन्नतिशील है, तो उसके संपूर्ण भृत्य वर्ग भी उसके डर से या उसको देखकर कैसे हो जाएंगे, उन्नतिशील हो जाएंगे। प्रमाद्यंतम अनुप्रमाद्यंती, और राजा ही यदि प्रमादी होगा तो उसके संपूर्ण जो भृत्य वर्ग हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, वह सभी भी प्रमादी या व्यसनी हो जाएंगे। और ऐसे क्या कर लेंगे, कर्माणि चास्य भक्षयंती, और ऐसे जो भृत्य वर्ग है वह संपूर्ण राज कार्यों का या संपूर्ण राज्य का वह भक्षण कर लेते हैं। इसीलिए द्विषद्भिश्चाति संधीयते, और ऐसा जो राजा है या जो ऐसी राज व्यवस्था है वह शत्रुओं के छल में आ जाती है। तस्माद उत्थानमात्मनः कुर्वीत, इसीलिए राजा को स्वयं को कैसा रखना चाहिए, उन्नतिशील रखना चाहिए। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि यदि राजा उन्नतिशील होगा तो उसके संपूर्ण कर्मचारी भी उसके डर से या उसके व्यवहार के कारण क्या हो जाएंगे, उन्नतिशील हो जाएंगे। संपूर्ण जो राज्य है वह उन्नति की ओर जाएगा। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है, राजा खुद प्रमादी है, तो उसके संपूर्ण भृत्य वर्ग या कर्मचारी भी प्रमादी हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वह संपूर्ण राज कार्यों का भक्षण कर लेंगे। यथावत जो कार्य होना चाहिए वह वैसा नहीं होगा, उसमें अधमता आ जाएगी। और उससे क्या होता है, उसके जो शत्रु हैं वह राजा के साथ छल कपट करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उसका जो सारा का सारा कर्मचारी वर्ग है वह सभी जो क्या है, प्रमादी है, व्यसनी है। तो व्यसनी लोग अक्सर शत्रुओं के बहकाव में आ जाते हैं, जिस कारण से राज्य का भी भक्षण होना संभव है। इसीलिए राज्य को क्या करना चाहिए, खुद को उन्नतिशील रखना चाहिए, हर कार्य में उसकी देखरेख होनी चाहिए। अब उसकी दिनचर्या कैसी हो उसके बारे में बता रहे हैं, किस तरह से उसको विभाजन करना है। तो अभी हम वर्तमान में देखें तो हम अपने जो दिन और रात को कैसे डिवाइड करते हैं, 12 घंटों में दिन और 12 ही घंटों का रात्रि काल। उससे पहले 8 प्रहरों में पूरे दिन को हम डिवाइड किया करते थे, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। और रात्रि में भी 4 प्रहर होते थे, प्रदोष, निशिथ, त्रिमाया और उषा। इस तरह से 8 प्रहरों में हम डिवाइड करते थे। परंतु जब घटिका नहीं थी तो हम कैसे काल की गणना करते थे, पुरुष की छाया के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि नाडिकाभिः अहह अष्टधा रात्रिं च विभजेत, यानी कि राजा को कैसी अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, राजकार्य को उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वह दिन और रात्रि को, दिन को भी और रात्रि को भी 8-8 भागों में डिवाइड करे, यानी कि पूरे दिन और रात को मिलाकर 16 भागों में वह डिवाइड करे। इस तरह से उसका क्या होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए। या छाया प्रमाणेन वा, या ऐसा करे कि छाया के अनुसार, छाया प्रमाण के अनुसार दिन को वह विभाजित करे। छाया के अनुसार यहाँ पर अर्थ है कि पुरुष की छाया जैसे जैसे लंबी या छोटी होती जाती है, उस अनुसार दिन को से विभाजित करना चाहिए। पुरुष की छाया जब ज़्यादा लंबी दिखे तो वह पहला काल है, जब एक थोड़ी कम दिखे तो वह मध्य, फिर और कम दिखे तो और उससे भी निचला काल, फिर मध्याह्न आएगा। उसी तरह मध्याह्न के बाद भी जब पुरुष की छाया और लंबी दिखे तो वह फिर से इसी तरह विभाजित होगा, जिस तरह से अब यहाँ पर निर्देश करने वाले हैं।
त्रिपौरुषी पौरुषी चतुरंगुला च छाया मध्याह्न इति पूर्वे दिवसस्य अष्टभागाः। तो दिन के इन्होंने 8 भाग यहाँ पर बताए हैं। पहला है त्रिपौरुषी, फिर है पौरुषी, फिर चतुरंगुला, फिर मध्याह्न, और मध्याह्न के बाद फिर इसी क्रम से मध्याह्न के उपरांत आने वाली त्रिपौरुषी, मध्याह्न के उपरांत आने वाली पौरुषी, और मध्याह्न के अपरांत आने वाली चतुरंगुला, और उसके बाद सायंकाल या हम जिसे संध्याकाल कहते हैं। तो इस तरह से दिन को 8 भागों में डिवाइड करना है और इसी तरह रात को भी 8 भागों में डिवाइड करना है। तो पहले हम समझ लेंगे कि त्रिपौरुषी क्या है। तो सूर्योदय से लेकर जब तक पुरुष की छाया कितनी दिखे, 3 गुनी लंबी दिखे, तो वह क्या है, त्रिपौरुषी काल है। और उसमें राजा को क्या करना है वह आगे निर्देश करने वाले हैं। पौरुषी क्या है, जब पुरुष की छाया एकमात्र या एक ही भाग में दिखे या जितना पुरुष है उसके बराबर ही लंबी दिखे, तो वह क्या है, पौरुषी भाग है। फिर है चतुरंगुला, और जब वह पुरुष की छाया कितनी रह जाए, 4 अंगुल मात्र रह जाए, तो वह दिन का तीसरा भाग है। और फिर जब सूर्य मध्य भाग में हो तो वह मध्याह्न है। मध्याह्न के उपरांत फिर त्रिपौरुषी आएगी, फिर पौरुषी आएगी, फिर चतुरंगुला आएगी, और फिर उसके बाद सायंकाल या हम जिसे संध्याकाल कहते हैं। तो इस तरह से छाया प्रमाण से भी दिन को वह डिवाइड कर सकता है, या नाड़िका भी, या वह दिन और रात्रि को भी 8-8 भाग में जिस तरह से वह चाहे डिवाइड कर सकता है। तो उसको डिवाइड करना है 8-8 भाग में, दिन को भी और रात को भी। तो जिसमें उन्होंने कहा था कि छाया प्रमाणेन व, तो छाया प्रमाण से वह इस नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिपौरुषी, पौरुषी, चतुरंगुला और मध्याह्न, यह दिन के कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। इसी तरह इसके बाद के आने वाले भाग कौन से हैं, तो मध्याह्न के उपरांत आने वाली त्रिपौरुषी, पौरुषी, फिर चतुरंगुला और फिर सायंकाल। तैहि पश्चिमा व्याख्याता, यानी कि आगे यह कहना चाहते हैं कि पूर्व जो उन्होंने कहा है उसी के अनुसार वह दिन को 8 भागों में विभाजित करे, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर कहा है। अब उसे इन 8 कालों में क्या क्या करना है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। दिन के 8 जो भाग हैं उसमें क्या करना है और रात्रि के 8 भाग में क्या करना है, वह यहाँ पर निर्देश अब चाणक्य द्वारा किया जा रहा है। तत्र पूर्वे दिवसस्य अष्टभागे रक्षा विधानम आयव्ययौ च शृणुयात्, यानी कि दिन का जो पहला भाग होगा या पूरे दिन का जो 8वां भाग है, दिन मात्र की यहाँ पर बात हो रही है, रात्रिकाल को परिगणित इसमें नहीं किया गया है। तो दिन का जो 8वां भाग है उसमें उसको क्या करना है, पहला जिसे हम त्रिपौरुषी के नाम से जानते हैं, उसमें उसे क्या करना चाहिए, त्रिपौरुषी यानी कि जब पुरुष की जब सूर्योदय से लेकर जब पुरुष की छाया कैसी दिखे, 3 गुनी दिखे, उस समय में उसको क्या करना चाहिए, रक्षा विधान मामलों को, रक्षा से संबंधित जो मामले हैं, हमारे पड़ोसी की जो किस तरह से हमारे ऊपर नज़र है, कोई हम पर हमला कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सभी मामलों को, आय व्यय गत दिवस के जो आमदनी हुई या जो खर्चा हुआ उसके बारे में वित्त कोषाध्यक्ष इत्यादि जितने भी उस कार्य पर नियुक्त व्यक्ति है उनसे सुनना चाहिए, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। द्वितीय पौरजानपदानाम कार्याणि पश्येत, और जो दूसरा भाग है जिसे हम पौरुषी कहते हैं, जब पुरुष की छाया एक बराबर हो, एक मात्र हो, उस समय उसको क्या करना है, उस काल में उसे पूर्ववासी एवं जनपद वासियों के कार्यों का निरीक्षण करना है, यानी कि जो राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं, और जनपद यानी कि जो उस राज्य आसपास के जो राज्य हैं उसमें रहने वाले व्यक्तियों को जो कार्य दिया गया है उसको वह देखे किस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हुआ इत्यादि। तृतीय स्नान भोजनम सेवेत स्वाध्यायम च कुर्वीत, और तीसरे भाग में यानी कि जिसे हम चतुरंगुला कहते हैं उसमें उसको स्नान करना है, भोजन करना है, और अर्थशास्त्र इत्यादि ग्रंथों का उसे यथावत अध्ययन करना है। चतुर्थे यानी कि मध्याह्न काल में उसे क्या करना है, हिरण्य प्रति ग्रह मध्यक्षांश कुर्वीत, और चौथा जो भाग होगा जिसे हम मध्याह्न कहते हैं उसमें बीते हुए दिन की अवशिष्ट आमदनी को संभालें, यानी कि जो पिछले दिन में जो आमदनी हुई थी उसके बारे में उसको चर्चा करनी है। और अध्यक्षांश कुर्वीत, और विभिन्न कार्यों पे जिन जिन अध्यक्षों की हमें आवश्यकता और है उन सभी की नियुक्ति इस काल में उसे करनी है। मध्याह्न काल में जो अध्यक्ष रिक्त होंगे या जहाँ पर अध्यक्ष की आवश्यकता है ऐसी जगह पर उसे नियुक्ति करनी है। पंचमे मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषणेन मंत्रयेत,
और जो उत्तरार्ध यानी कि जो मध्याह्न के बाद वाली त्रिपौरुषी होगी, उस काल में उसको क्या करना है, मंत्री परिषद के सुझावों से पत्र भेजें तथा आवश्यक कार्यों के संबंध में विचार एवं मनन करें। इस काल में उसे क्या क्या करना है, पहला तो जहाँ पर पत्र इत्यादि भेजने की आवश्यकता हो वहाँ पर मंत्री परिषद जो उसका होगा उसके माध्यम से उनके साथ विचार विमर्श करके मंत्रणा करनी है और वहाँ को पत्र इत्यादि भेजने चाहिए। और 4 गुह्य बोधनीयानि च बुध्येत, और इसी समय राजा गुप्तचरों के कार्य एवं गुप्त सूचनाओं के संबंध में जाने एवं मंथन करें। यानी कि जो गुप्तचर उसने जहाँ जहाँ पर नियुक्त किए होंगे उन सभी से गुप्त विचारों को वह ग्रहण करें और उस पर मंथन करें। आगे देखते हैं, षष्ठे स्वैर विहारम मंत्रम व सेवेत, और जो छठवां भाग है जिसे हम उत्तरार्ध या मध्याह्न के बाद में आने वाली जो पौरुषी है उसमें उसे क्या करना है, स्वैर विहारम मंत्रम व सेवेत, यानी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार या स्वतंत्रता से विहार करें और विचार करें। वह अपने अनुसार विहार कर सकता है, घूम फिर सकता है और विचार कर सकता है। ये षष्ठम भाग है। सप्तम भाग में क्या करना है, हस्ति अश्वरथायुधियान पश्येत, और जो सातवां भाग होगा जो मध्याह्न के उपरांत या उत्तरार्ध की जो चतुरंगुला होगी उसमें उसे हस्ति, हाथी, अश्वरथ या युद्ध संबंधी जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को उसे देखना है। हाथी, घोड़े, रथ, अस्त्र शस्त्रों का उसे निरीक्षण इस समय करना है। जो भी उसकी सवारी है, अस्त्र शस्त्र हैं, युद्ध संबंधित जो उपकरण हैं उन सभी की उसे इस समय क्या करना है, निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अष्टमें भागे यानी कि जो 8वां भाग है जिसे हम सायंकाल या संध्या काल कहते हैं, संध्या काल से पूर्व का समय यहाँ पर बताया गया है। सेनापति सखो विक्रमम चिंतयेत, यानी कि दिनांत में जो वह क्या करे, सेनापति के साथ युद्ध संधि आदि विचारों पर मंथन करे। सेनापति के साथ या सखो जो भी संधि इत्यादि विचार हैं, युद्ध संधि हो, वह सारे कार्य इस समय में उसे करने हैं। अष्टम भाग में सेनापति के साथ मिलकर। प्रतिष्ठिते अहनि संध्यामुपासीत, और इसी समय राजा विधिवत संध्या वंदन कार्य करे। अब बात कर रहे हैं रात्रि के 8 भागों की। तो पहला है, प्रथमे रात्रि भागे गूढ़ पुरुषान पश्येत, यानी कि रात्रि के पहले भाग में वह गुप्तचरों को देखे। देखने का अर्थ है उनको बुलाए और उनके कार्यों को वह यथावत निरीक्षण करें। द्वितीय स्नान भोजनम कुर्वीत स्वाध्याय च कुर्वीत, और द्वितीय भाग में उसे स्नान करना है, भोजन करना है, स्वाध्याय करना है। तृतीय भागे तूर्य घोषेण संविष्टश्चतुर्थ पंचमौ शयीत, तृतीय भाग में उसे संगीत सुनते हुए, तूर्य घोषेण या वीणा इत्यादि को सुनते हुए, संगीत सुनते हुए वह शयन करे। कब तक शयन करे, चतुर्थ और पंचम भाग तक वह इसी तरह शयन करता रहे। षष्ठे तूर्य घोषेण प्रतिबुद्ध शास्त्रमिति कर्तव्यतांच चिंतयेत, रात्रि का जो 6वां भाग है उसमें उसे तूर्य घोषेण वीणा इत्यादि या संगीत के द्वारा उसे उठ जाना है। शास्त्रम अर्थशास्त्र संबंधित, और इति कर्तव्यताम, और दिन में संपादित किए जाने वाले योग्य जो कार्य हैं उन पर उसे विचार करना है। जो आने वाला दिन है रात्रि काल में उसे चिंतन कर लेना है कि अगले दिन में हमें ये कार्य इस तरह से करने हैं। तो यह कब करना है उसने, रात्रि के 6ठे भाग में। सप्तमे मंत्र मध्यासीत गूढ़ पुरुषांश्च प्रेषयेत, और 7वें भाग में ही उसे गुप्तचरों की सूचनाओं से या गुप्तचरों द्वारा मंत्रणा करनी है। कैसा कार्य आगे किया जाना है, कैसा किया गया था, कितना किया गया है, क्या क्या हो रहा है, यह सभी मंत्रणाएं गुप्तचरों से करनी है। और प्रेषयेत, और गूढ़ पुरुष या गुप्तचर जहाँ जहाँ पर नियुक्त किए गए थे उस स्थान पर उनको संप्रेषित कर देना चाहिए इस भाग में, यानी कि सप्तम भाग में। अब रात्रि के 8वें भाग में क्या करना है, ऋत्विगाचार्य पुरोहित सगः स्वस्त्यवयानि प्रतिगृह्णीयात, अष्टम भाग में उसे, रात्रि के 8वें भाग में ऋत्विजों से, आचार्यों से, पुरोहितों से स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहिए। आगे कह रहे हैं चिकित्सकम, इस तरह से रात्रि के 8 भागों को उसे व्यतीत करना है।
चिकित्सकम आहानसिकमौहूर्तिकांश्च पश्येत। इसी समय में, यानी कि जो 8वां भाग है, इसी समय में राजा वैद्य, जो राजवैद्य है, और आहानसिक यानी कि जो प्रधान पाकशाला का प्रमुख है या प्रधान जो पाचक है, और मौहूर्तिकांश्च और जो ज्योतिषी है, उनसे उन संबंधों पर विचार करें। चिकित्सक से जो वैद्य इत्यादि क्रियाओं पर वह विचार करें, और पाचक कैसा भोजन का क्या प्रबंध है इत्यादि उससे बात करें, पाचक से, जो मेन पाचक है उससे, और जो ज्योतिषी है उससे काल गणना संबंधित हो या जो ज्योतिष से संबंधित विचार हैं, किसका मुहूर्त अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी मुहूर्त संबंधित विचार हैं वह 8वें भाग में ही उसे देखने चाहिए। सवत्साम धेनुम वृषभम च प्रदक्षिणीकृत्योपस्थानं गच्छेत। और इसके बाद क्या करना है, इन सभी कार्यों से निवृत्त होकर वह बछड़े वाली गाय और बैल की प्रदक्षिणा कर राज दरबार में क्या करे, प्रवेश करे। तो इन सभी कार्यों से जब वह पूरी तरह से छूट जाएगा या उसके यहाँ सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वह बछड़े वाली जो सवत्साम धेनु यानी कि जो बछड़े वाली गाय है और जो बैल है, उनकी प्रदक्षिणा करनी है, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना है। यह करके वह उपस्थान करे कहाँ पर, राज दरबार में। आगे कह रहे हैं आत्मबलानुकूल ये नवा निशाहर भागान प्रविभज्य कार्याणि सेवेत। यानी कि उपरुक्त जो काल विभाग सामान्य दृष्टि से चाणक्य ने निरूपित किया है, जो अभी तक काल उन्होंने निरूपित किया है वह कैसे है, सामान्य दृष्टि से राजा को ऐसा करना चाहिए, परंतु मुख्यतः शक्ति या परिस्थितियों की अनुकूलता के अनुसार स्वेच्छा से राजा अपनी कार्य व्यवस्था को स्वयं भी निर्धारित कर सकता है। तो पहला तो जिस तरह से उन्होंने बताया है, सामान्य तौर पर राजा को ऐसा ही करना चाहिए, परंतु यदि यह संभव ना हो तो राजा अपनी परिस्थितियों के अनुसार, शक्ति के अनुसार स्वेच्छा से अपनी दिन की जो यह 16 कार्य की इन्होंने विधियां बताई है वह करे, अपनी इच्छा के अनुसार या जैसी उसकी परिस्थिति हो। उपस्थानगतः कार्यार्थीनाम अद्वारांगं कारयेत। यानी कि राजा जब राजदरबार में हो तो प्रत्येक कार्यार्थी को वह बिना रोक टोक किए प्रवेश की अनुमति दे दें। यानी कि जब वह राज दरबार में बैठा हो उस समय बिना किसी रोक टोक के वह जो उसके पास शिकायत लेकर आए हैं, कार्यार्थी है जो उससे कोई कार्य करवाना चाहते हैं, उसके साथ बिना कोई छेड़खानी के, बिना कोई रोक टोक किए उसे राज दरबार में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। दुर्दर्शो ही राजा कार्याकारी विपर्यया समासन्नैहि कार्यते। क्योंकि जो राजा क्लिष्टता से प्रजा को दर्शन दे, उसके समीप रहने वाले कर्मचारी उसी कार्य को इधर उधर करके या उलट पलट करके प्रस्तुत करते हैं। यदि राजा ऐसा नहीं करेगा, यानी कि जो उसके पास कार्य करवाने आए हैं कार्यार्थी है, उस समय यदि उनको रोका टोका जाए, उनके साथ उन्हें राजा से मिलने ना दिया जाए, राजा उनको मना कर दे कि मेरे पास किसी भी शिकायत लेने वाले को नहीं आने देना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, उसके जो कर्मचारी होंगे, राजा का जो आदेश होगा वह कर्मचारी उसको उलट पलट करके इधर उधर करके जैसा उनका मन करेगा वैसा प्रजा के सामने रख देंगे और प्रजा क्या हो जाएगी, भ्रम की शिकार हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री को ही यदि हम देखें तो वह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे साथ संवाद करते हैं या सूचनाओं को सीधे तौर पर हमसे प्रेषित करते हैं। मन की बात इसका ही एक उदाहरण है। तेन प्रकृतिकोपम अरिवशम वा गच्छेत। इससे क्या होगा, राजा के अमात्य आदि उसके कुपित हो जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, उसके जो अमात्य आदि है जब ऐसी दुर्दशा वह देखेंगे तो वह क्या हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। और राजकार्य भी कैसा हो जाता है, अरिवशं गच्छेत, या शिथिल हो जाता है और शत्रुओं के वशीभूत हो जाता है। क्योंकि वह राजा तो उनकी सुनेगा नहीं, तो वह किसी और की ओर देखेंगे कि यह अच्छा राजा है, उसके पास जाएंगे इत्यादि सभी शिकायतें एक राज्य में होती है। इसीलिए राजा को प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें आने देना है, उनके साथ उनकी जो मनोदशा है या उनके जो कार्य है सुनना है। सामान्य तौर पर चाणक्य यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। तस्माद् देवताश्रम पाषंड श्रोत्रिय पशु पुण्य स्थानानां बाल वृद्ध व्याधित व्यसननाथानां स्त्रीणां च क्रमेण कार्याणि पश्येत। इसीलिए पूर्वोक्त जो उन्होंने कारण बताएं
कि यदि उनसे जो कार्यार्थी है उसको राजा के दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं तो उससे जो उसके अन्य लोग हैं वह कार्य को इधर उधर उलट पलट कर वह बता देते हैं। इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, देवता संबंधित जो कार्य हैं, आश्रम, जितने भी आश्रम से संबंधित कार्य हैं उन सभी को, जैसे कि ऋषि आश्रम है इत्यादि, पाषंड पाखंडी या धूर्त व्यक्तियों के केंद्र को, श्रोत्रिय जो वेद पाठ कर्तृक ब्राह्मण हैं उनके संस्थानों को, पशु पालन या पशुशाला इत्यादि संबंधित कार्यों को, या अन्य पुण्य स्थान हैं उनसे संबंधित, और बालक या जो बच्चे हैं उनसे संबंधित हो, या वृद्ध से संबंधित हो, या व्याधि, कोई व्याधि में जड़ा हुआ इंसान हो उससे संबंधित हो, या व्यसन के संबंधित कार्य हो, या स्त्री से संबंधित कार्य हो, इन सभी को क्रम से देखना चाहिए। तो यह सभी कौन होंगे, राजा के पास जो लोग अपने कार्यों को लेकर आए हुए हैं, ऐसे लोगों को राजा को इन क्रम से देखना चाहिए। और यदि कार्य का अधिक गौरव हो जाए, कार्य बहुत ज़्यादा हो जाए, उस अवस्था में क्या करना है, कार्य गौरवादात्यैक वशेन वा। और यदि कार्य का अधिक गौरव हो तो उस कार्य को देखे जिसकी अवधि बीत रही हो या जिसका पहले निरीक्षण करने में विलंब हो चुका हो। तो ऐसे कार्यों को जो बहुत दिन से लटका हुआ था उसको सबसे पहले देखें। तो इसी संबंध में यह पद्य के माध्यम से समझा रहे हैं, सर्वमात्यैकं कार्यं शृणुयान्नातिपातयेत्, शृणुयान्नातिपातयेत् कृच्छ साध्यम अतिक्रांतम असाध्यम वा विजायते। यानी कि राजा पहले उस कार्य को देखे जिसकी अवधि या मियाद, जिसे हम कहते हैं, अधिक बीत चुकी हो। उसको देखने में ना ज़्यादा विलंब हमें या राजा को नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है कि उस कार्य को बहुत अवधि बीत चुकी है और राजा उसको नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह कार्य कृच्छ साध्य हो जाएगा, यानी कि कष्टप्रद हो जाएगा, कष्ट से वह साध्य होगा, या असाध्यम वा विजायते, या वह असाध्य हो जाएगा। या तो वह कैसे होगा, फिर कष्टपूर्वक होगा, या फिर होगा ही नहीं, सिद्ध ही नहीं होगा। इसीलिए ऐसे कार्य को सबसे पहले देख लेना चाहिए। अग्न्यगारगतः कार्य पश्येद वैद्य तपस्विनां पुरोहिताचार्य सखः प्रत्युत्थाभिवाद्य च। यानी कि राजा पुरोहित एवं आचार्य के साथ यज्ञशाला में उपस्थित होकर उन विवेकियों और तपस्वियों के कार्यों को खड़ा खड़ा अभिवादन पूर्वक देखे या सुने। तो आगे उनके लिए हैं जो तपस्वी हैं या राजा के राज्य में रहने वाले पुरोहित आचार्य हैं, उनके साथ वह यज्ञशाला में जाए, वहाँ पर उपस्थित हो और उन तपस्वी और विवेकियों के कार्य को वह बैठकर ना देखे। कैसे देखे, खड़े होकर देखे, क्योंकि जो बाकी वह राज दरबार में सुनवाई करेगा वह बैठे बैठे करेगा, परंतु यज्ञशाला में उसे कैसे कार्य करना है, खड़े खड़े। जो पुरोहित है, आचार्य है, उनके साथ जाए, यज्ञशाला में उपस्थित हो और विवेकियों और तपस्वियों के कार्य को क्या करे, वह खड़े होकर अभिवादन पूर्वक वह देखे। आगे कह रहे हैं, तपस्विनां तु कार्याणि त्रैविद्यैः सह कारयेत् माया योग विदान चैव न स्वयं कोपकारणात्। यानी कि तपस्वियों और मायावी जनों के कार्यों का जो निर्णय है वह राजा को एकाकी नहीं करना है, स्वयमेव नहीं करना है। किसके साथ करना है, वेद के जो ज्ञाता, त्रैविद्यै सह, यानी कि जो वेद को जानने वाले विद्वान हैं, ऐसे लोगों के साथ वह बैठकर तपस्वियों और मायावी जो लोग हैं उनका निर्णय करें। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। इसीलिए अकेले वह उन जनों के कोप का कारण न बने। इसलिए जो उसके बारे में जानते हैं, वेद इत्यादि का अध्ययन किया है, माया शास्त्र को जानते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही ऐसे लोगों का, तपस्वियों का या मायावियों का निर्णय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके कोप का कारण बन के उसको वह शापित कर देंगे इत्यादि, जो हमें प्राचीन कथाओं में सुनने को मिलता है। राज्यों हि व्रतमुत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम दक्षिणावृत्ति साम्यम च दीक्षितस्याभिषेचनम। अब राजा के कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पहला है उत्थानम, यानी कि उद्योग करना, यज्ञ यज्ञ करना, कार्यानुशासनम अनुशासन करना, दक्षिणा दान देना, वृत्ति साम्यम च और शत्रु एवं मित्रों से उनके गुण एवं दोषों के अनुरूप उनके साथ व्यवहार करना। जैसा उनका रवैया है, यदि वह शत्रुवत कार्य करते हैं तो शत्रुवत करना है, यदि मित्र है तो मित्रवत उसके साथ आचरण करना है। यह राजा का कार्य है और
दीक्षितस्याभिषेचनम, दीक्षा समाप्त करके अभिषेक करना। जब उसकी दीक्षा समाप्त उसके पुत्र की हो जाएगी तो उसकी दीक्षा समाप्त करके उसको राज्य के सिंहासन पर अभिषेकित कर देना। यह क्या है? राजा के नैमित्तिक व्रत है। आगे कह रहे हैं प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानांच हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानांतु प्रियम हितम। अब यह पद्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और वैसे भी नीति के अनुसार यह बहुत ज़्यादा प्रिय है। खुद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पद्य का अपने वक्तव्य में प्रयोग किया है, जिसमें कह रहे हैं प्रजा सुखे सुखम राज्य। राजा का सुख किसमें है? प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, और जब प्रजा का हित है उसमें ही राजा का भी हित होगा। तो साफ तौर पे यदि प्रजा सुखी है तो राजा का भी सुख होगा। खुद के सुख में राजा का सुख नहीं है, वैसे ही खुद के हित में राजा का हित ना होता हुआ जब प्रजा हित में है तो राजा का भी हित मान लेना चाहिए। नात्म प्रियम हितम राज्य। और आगे कह रहे हैं उसका हित खुद को प्रिय लगने वाले में नहीं है, यानी कि जो उसको खुद को प्रिय लगता है उसमें प्रजाजनों का हित नहीं है। तो प्रजाजनों का हित किस में है? प्रजानां तु प्रियम हितम, जो प्रजा को प्रिय है उसमें ही राजा का हित है। तो यदि वह खुद को प्रिय लगने वाला उससे संबंधित सोचता है कि यह प्रजा को भी प्रिय लगेगा, ऐसा नहीं है। तो जो प्रजा को प्रिय है वही उसमें ही राजा का हित है। इसलिए कहा कि प्रजा के सुख में राजा का सुख एवं प्रजा के हित में राजा का हित है। अपने आप को प्रिय लगने वाले कार्यों को करने में राजा का हित नहीं है, बल्कि उसका हित प्रजाजनों को प्रिय लगने वाले कार्यों के संपादन में है। इसीलिए आगे कह रहे हैं तस्मा नित्योत्थितो राज्या कुर्यादर्थानुशासनम अर्थस्य मूलमुत्थानम अनर्थस्य विपर्ययः। इसीलिए राजा को कैसा होना चाहिए? उद्योगी होकर कार्य संबंधित तथा राज्य संबंधित कार्यों को उचित तरीके से पूर्ण करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अर्थस्य मूलमुत्थानम, अर्थ का मूल क्या है? या अर्थ से यहाँ संबंधित है उद्योग, उत्थान से यहाँ संबंधित है उद्योग से, और अर्थ से संबंधित हम नीति ले सकते हैं। तो नीति का मूल क्या है? उद्योग। उद्योग होगा तो नीति भी अच्छी ही रहेगी। और अनर्थस्य विपर्ययः, और इसके विपरीत उद्योग रहितता ही अनर्थों को देने वाली होती है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि राजा उद्योगी होकर व्यवहार संबंधित या राज्य संबंधित कार्यों को उचित तरीके से पूर्ण करें, और उद्योग ही अर्थ का मूल है। यह पूछा जा सकता है अर्थस्य मूल डैश या अनर्थस्य कारणम किम तत्र उत्थान रहितता या उद्योग रहितता। तो इस तरह से आपको वहाँ पर उत्तर देना है। अगला है अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानात् लभते चार्थ संपदम। यानी कि राजा यदि उद्योगशील नहीं होगा तो उसके प्राप्त अर्थों और प्राप्तव्य अर्थों दोनों का ही वह नष्ट कर देगा। यदि राजा उद्योगी नहीं होगा उसमें क्या हो जाएगा? प्राप्त जो अर्थ उसको प्राप्त हुए हैं और जो प्राप्त होने वाले उसको अर्थ हैं, दोनों का ही वह क्या कर देगा? नाश कर देगा। प्राप्यते फलमुत्थानात् लभते चार्थ संपदम। और जो राजा उद्योगी होगा वह शीघ्र उद्योग का जो मीठा फल है, मृदु फल है, उसको प्राप्त करता है और विवक्षित जैसी वह इच्छा करता है ऐसे ऐश्वर्यों का वह उपभोग करता है। तो राजा को क्या रहना चाहिए? उद्योगशील रहना चाहिए। और यदि वह उद्योगी ना हो तो क्या होगा? तो प्राप्त अर्थों और प्राप्तव्य जो उसको भविष्य में प्राप्त होने वाले थे दोनों का ही वह नाश कर देगा। और जो राजा उद्योगी होगा वह शीघ्र उद्योग का जो मृदु फल होता है उसको प्राप्त कर लेता है और जैसा उसको विवक्षित हो ऐसे ऐश्वर्यों का वह उपभोग करता है। तो इसी तरह कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण का यह 14वां जो प्रकरण है जिसका नाम था राजप्रणिधि, और 18वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ संप्रेषित करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।